अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक ऑन सेल। तो सेल का जो है, अब तक हम सेल की बाउंड्री पढ़ी थी, यानी कि सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, उसका कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस पढ़ा था। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज, जो ये वीडियो है वो है साइटोप्लाज्म के ऊपर, यानी कि सेल का जो भी वाटरी पोर्शन होता है, जो फ्लड होता है, उसके बारे में। तो विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो वर्ड साइटोप्लाज्म है उसके अंदर अगर हम देखते हैं, दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एक वर्ड है साइटो, जिसका मतलब होता है सेल, और सेकंड जो वर्ड है प्लाज्म, वो इंडिकेट करता है फ्लड को। इसका मतलब सेल का जो इनसाइड वाला फ्लड होता है वो, ठीक है, मतलब जितना भी वाटरी पोर्शन है, वाटरी जेली लाइक मास होता है, वो फैला हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन से लेकर जो न्यूक्लियर एनवेलप है वहाँ तक। जितना भी वाटरी पोर्शन सेल का होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करूँ कि जितना भी अगर हम देखें ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर सेल का कंप्लीट जितना भी कंटेंट है, साइटोप्लाज्म प्लस में न्यूक्लियस, जितना भी लिविंग मैटर है, उसको कलेक्टिवली जो कहते हैं प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म जस्ट जो वाटरी पोर्शन एक्सेप्ट न्यूक्लियस होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है, जबकि अगर हम न्यूक्लियस को भी सेल के कंटेंट में शामिल कर लें तो वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अच्छा, साइटोप्लाज्म के ऊपर अगर देखें तो साइटोप्लाज्म का क्या काम है कि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स, छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स वगैरह जो हैं वो मौजूद होते हैं। सेल की सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो भी होना होता है उन सब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जस्ट लाइक ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो वो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग जो भी किसी भी किस्म के केमिकल्स वगैरह की जो है रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके तौर पे स्टोर हाउस के तौर पे काम करता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर अगर हम साइटोप्लाज्म को फर्दर अगर हम मोर कैटेगराइज किया गया है 3 स्ट्रक्चर्स के अंदर, साइटोसोल है, साइटोस्केलेटन है और माइक्रोट्यूबैक्युलर लैटिस। ये न्यू वर्ड होगा मे बी बहुत सारे लोगों के लिए, तो इसको भी देखेंगे कि ये क्या है, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है साइटोसोल। कि साइटोसोल क्या होता है? अगर हम साइटोप्लाज्म के अंदर देखते हैं तो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक जितना भी जो एक्वस पोर्शन है, जो वाटरी पोर्शन है, उसको कहते हैं साइटोसोल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जस्ट लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, विटामिन, ऑक्सीजन आइंस वगैरह, वो सब डिज़ोल्व हुए हुए होते हैं या जो है सस्पेंडेड हुए हुए होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। क्योंकि जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी होती है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म होते हैं, तो वो साइटोप्लाज्म में होती हैं। उनके लिए जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सब कहाँ होते हैं? साइटोसोल के अंदर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फॉलोड बाय द कोलाइडल ऑर्गेनिक फ्लड कॉल्ड मैट्रिक्स और साइटोसोल। कोलाइडल ऑर्गेनिक फ्लड से क्या मुराद है? कोलाइडल ऑर्गेनिक फ्लड मतलब कि इसका जो है, हम देखते हैं कि कुछ बहुत सारे सेल्स के अंदर हमें 2 पोर्शंस में मिलता है ये, ठीक है, एक एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, ठीक है। एक्टोप्लाज्म यानी कि आउटसाइड फ्लड, ठीक है, आउटसाइड फ्लड हो गया, और एंडोप्लाज्म इनसाइड फ्लड हो गया। तो जब मूवमेंट होती है सेल के अंदर, हमें पता है साइटोसोल के अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी हैं, ऑर्गेनल्स भी मौजूद होते हैं। तो वो जब सेल के अंदर मूवमेंट होती है, ये सब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, ये जो 2 पोर्शन होते हैं आपस में कोलाइड करते हैं, इसलिए इसको कोलाइडल ऑर्गेनिक फ्लड कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा जितना भी अगर हम देखते हैं सेल के अंदर 100% जितना भी सेल का प्रोटीन होता है, उसमें 20 to 25% जो प्रोटीन होता है सॉल्यूबल प्रोटीन्स की फॉर्म में, एंजाइम्स की फॉर्म में साइटोसोल में मौजूद होता है। अगर हम देखें फर्दर, अगर हम डिस्टिंग्विश करते हैं एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म को, तो एक्टोप्लाज्म जो होता है वो प्लाज्मी लेमा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके पास होता है, ठीक है, और ये क्लियर होता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स या कोई ग्रैन्यूल नहीं होता है, इसलिए क्लियर, विस्कस और रिजिड होता है। हाँ, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या कोई वेसिकल बाहर रिलीज़ होना है, कोई मॉलिक्यूल इन एंड आउट होना है, तब जो है रिक्वायरमेंट के तौर पे, जब भी रिक्वायरमेंट होती है तब कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे मौजूद होता है। अदरवाइज़ जो है एक्टोप्लाज्म के अंदर कोई भी ग्रैन्यूल्स, कोई स्मॉल मॉलिक्यूल्स वगैरह मौजूद नहीं होते हैं। जितना भी सेल का कंटेंट होता है, ऑर्गेनल्स,
और जितने दूसरे स्मॉल मॉलिक्यूल्स वो सब मेनली एंडोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं साइटोस्केलेटन क्या है। साइटोस्केलेटन बेसिकली जैसे हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी का जो है अपना स्केलेटन होता है, ठीक है। उसका क्या काम होता है, वो हमारी बॉडी को शेप भी प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में भी हेल्प करता है, प्रोटेक्शन भी देता है। इसके अलावा बहुत सारी जो है ऑर्गन्स को अपनी अपनी पोजीशन में रखता है, यानी एंकोरिंग पॉइंट्स देता है। इसी तरीके से साइटोस्केलेटन जो है हर सेल के अंदर एक बहुत सारे फाइबर्स मौजूद होते हैं, वो फाइबर्स कलेक्टिवली कहलाते हैं साइटोस्केलेटन। और इसका भी वही काम होता है जो स्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करता है। सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है वो सेल को शेप भी देता है, उसकी मोबिलिटी में हेल्प करता है। इसके अलावा जो दूसरे ऑर्गेनल्स वगैरह होते हैं उनको एंकोरिंग पॉइंट्स देता है। हाँ, लेकिन जब क्या नाम है ये अटैचमेंट होती है, अगर लेकिन सेल के अंदर कोई रिक्वायरमेंट होती है मूवमेंट की, ट्रांसपोर्टेशन की, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। फर्दर ये जो फाइबर्स हैं इनको कैटेगराइज़ किया गया है 3 कैटेगरी के अंदर। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोफिलामेंट्स। अब वन बाय वन इनको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। अलग-अलग पढ़ने से बेटर है कंपैरिजन में पढ़ें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले देखें माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अगर हम इनकी डायामीटर के ऊपर आ जाएं, ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होते हैं, 20 नैनोमीटर होते हैं तकरीबन। जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं वो ना तो माइक्रोट्यूब्यूल्स से थिकर होते हैं और ना ही माइक्रोफिलामेंट से थिनर होते हैं, तकरीबन 10 नैनोमीटर होते हैं। इसीलिए इनको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहा गया है। अच्छा, और माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो 7 नैनोमीटर तक होते हैं डायामीटर में। अब बने हुए किस चीज़ के होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स मेनली ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए इनकी जो शेप होती है वो भी ट्यूब्यूलर होती है। इसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो डिपेंड करता है कौन से सेल के अंदर है, उस सेल का क्या फंक्शन है, तो उस टाइप की प्रोटीन फाइबर्स इसके साथ अटैच होते हैं, तो प्रोटीनियस फिलामेंट्स होते हैं। अगर केराटिन फिलामेंट्स होंगे जस्ट लाइक हेयर सेल्स के अंदर केराटिन फिलामेंट्स होंगे तो केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहलाएंगे। और अगर न्यूरो फिलामेंट्स मौजूद होते हैं तो वो न्यूरो जस्ट लाइक न्यूरॉन सेल्स के अंदर होते हैं। और माइक्रोफिलामेंट्स वो मेनली एक्टिन के बने हुए होते हैं। एक्टिन क्या हाईली कंजर्व प्रोटीन है और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला यूकैरियोटिक सेल में अबंडेंट प्रोटीन एक्टिन है। अब फंक्शन अगर हम इनका देखते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्योंकि इनकी शेप भी ट्यूब्यूलर होती है तो ये क्या जो है ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करते हैं, बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स वाटर आइंस वगैरह। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यानी कि साइटोप्लाज्म में जो मूवमेंट होती है जिसको साइक्लोसिस भी कहते हैं, उसमें भी ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा जब सेल डिवीज़न होती है उसमें एस्टर की फॉर्मेशन करते हैं, फाइबर्स की फॉर्मेशन करते हैं। फिर कुछ जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं जस्ट लाइक सीलिया, फ्लैजिला। इसके अलावा सेंट्रियोल्स जो होते हैं, बेसल ग्रेन्यूल्स वगैरह, इन सब का स्ट्रक्चरल यूनिट, बेसिक यूनिट के तौर पे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो काम करते हैं। ठीक है, फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट का फंक्शन क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा स्टेबल फिलामेंट्स होते हैं और ये स्ट्रक्चर बनाते हैं न्यूक्लियर एनवेलप का और ऑर्गेनल्स को एंकोरिंग पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कि ऑर्गेनल्स जो अटैच्ड होते हैं वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स से ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। फिर माइक्रोफिलामेंट्स के अगर हम फंक्शन देखते हैं तो वो ये होता है कि मेनली हमें पता है ये एक्टिन का बना होता है और एक्टिन जो है वो मोस्टली उन्हीं सेल्स के अंदर पाया जाता है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है जस्ट लाइक मसल सेल्स हैं। इसके अलावा शेप भी प्रोवाइड करते हैं और जो कार्डियक मसल सेल्स हैं उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो एक्टिन मायोसिन जो सिस्टम होता है वहाँ पे मेनली माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। अब अगर डायग्राम में हम इनको देख लें तो यहाँ पे देखा जा सकता है, इधर ये दिखाए हुए हैं ट्यूब्यूलिन दिखाया हुआ है। ये जो है माइक्रो ट्यूब्यूल है जो ट्यूब्यूलिन का बना हुआ होता है और 25 नैनोमीटर है तकरीबन डायमीटर में। ये 7 नैनोमीटर माइक्रोफिलामेंट्स हो गए। और ये केराटिन वाला दिखाया हुआ है कि केराटिन के सब यूनिट्स जो हैं आपस में कॉइल अप हुए हुए हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट बनाया हुआ है। 8 to 12 10 नैनोमीटर इतनी ही इनकी डायमीटर में होता है। अब एक और न्यू चीज़ आई है माइक्रोट्रेबेक्युलर लैटिस।
ठीक है। माइक्रोट्यूबैक्युलर लैटिस क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर हमने देख लिया कि फ़ाइबर्स मौजूद होते हैं और उन फ़ाइबर्स को कलेक्टिवली हम साइटोस्केलेटन का नाम दे रहे हैं। अब यही साइटोस्केलेटल फ़ाइबर्स जो होते हैं आपस में जब एक इंटरलिंक करते हैं, आपस में कुछ जो है कनेक्शन बनाते हैं और एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं, उसको साइंटिस्ट ने ख़ास नाम दे दिया है माइक्रोट्यूबैक्युलर लैटिस का। यानी सेल के अंदर अपना एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है साइटोस्केलेटल फ़ाइबर्स का। सबसे पहले इसको प्रपोज़ किया था कैट पॉटर ने। कैसे, जब 1970s के अंदर सेल्स की इमेज ली गई थी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू, उसके अंदर इसने फर्दर ऑब्ज़र्व किया था कि उसमें सेल में जो है 3 डायमेंशनल नेटवर्क उसको मिला, जिसको उसने नाम दिया माइक्रोट्यूबैक्युलर लैटिस। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन जो है मेनली यही होता है कि ये एंकरिंग पॉइंट्स प्रोवाइड करता है। लेकिन जब सेल के अंदर मूवमेंट होती है, क्योंकि माइक्रोट्यूबैक्युलर लैटिस खुद भी फ्लेक्सिबल होता है, तो इसलिए जब इसके अंदर चेंजिंग आती है, इसकी शेप में चेंजिंग आती है, तो सेल जब मूव करता है तो सेल की शेप में भी चेंज होता है। अब थर्ड जो हमारा साइटोप्लाज्म का जो पार्ट है वो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स तो क्या मतलब, जितनी भी साइटोप्लाज्म के अंदर हमने पढ़ लिया कि वाटरी पोर्शन है वो साइटोसोल है, फाइबर्स मौजूद होते हैं स्केलेटन के तौर पे, साइटोस्केलेटन कहलाते हैं या माइक्रोट्यूबैक्युलर लैटिस है। अब थर्ड जो चीज़ है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स हैं। वो क्या हैं? जितने भी हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे लिविंग है नॉन लिविंग है, जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में या साइटोसोल में जो हमने पढ़ा मौजूद होते हैं, उन्हें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें नाम दे दिया गया पैराप्लाज्म का, या इंक्लूजन्स भी कह सकते हैं, जैसे कि कोई ऑयल ड्रॉप्स होता है, ट्राइसाइल ग्लाइसरोल्स, स्टार्च ग्रेन्स वगैरह, ये सब नॉन लिविंग जो होते हैं उन्हें इंक्लूजन्स कहते हैं। जबकि जो लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मे बी मेम्ब्रेन बाउंडेड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड दोनों हो सकते हैं, उन्हें नाम दिया गया ऑर्गेनेल्स का, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, या उन्हें ऑर्गेनॉइड्स भी कहते हैं। ऑर्गेनॉइड्स का मतलब होता है टिनी ऑर्गन। ठीक है, जस्ट लाइक टिनी ऑर्गन। तो वो कौन कौन होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस वगैरह वगैरह। तो वन बाय वन इनको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स को हम स्टडी करेंगे। साइटोप्लाज्म की जो वीडियो है वो यहाँ पे एंड होती है। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो। सो थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।